वेरी गुड इवनिंग टू ऑल योर ये विद्या भारती बैक टू द चैनल। और आज मिनरल एंड रिसोर्सेज का लास्ट क्लास है, जहाँ पे हम एक दो पॉइंट जो रह गया था वो पढ़ाएंगे। हम रिवाइज को डिस्कस करेंगे। मैथ वेस्ट मैंने पहले ही आपका पढ़ा दिया है, तो आई होप आप चीजें एंजॉय कर रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम दिस स्टार्ट द chapter, yeah, today's class, environmental impact of mining. टॉपिक बदला है environmental impact of mining. माइनिंग का मतलब होता है खुदाई। माइनिंग का मतलब होता है जब हम जमीन को खोद के अंदर से मिनरल्स को बाहर निकालते हैं। ज्यादातर हम ये काम कोयले को निकालने के लिए करते हैं, क्योंकि कोयले का जो खदान होता है या जो कोयला होता है वो ऊपर टॉप फ्लोर पे नहीं होता, ठीक है, वो नीचे होता है। तकरीबन वो वन किलोमीटर कुछ 200-500 मीटर या उसके नीचे में, तो उसके लिए हमें खोदना होता है। बट इस मिनरल्स का अगर हम मैप लेके क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन, जिस एरिया से आप कोयले को निकालेंगे वो लैंड अंदर से खोखला हो जाएगा और कभी भी स्लाइड होने का चांस होता है और वहाँ की लैंड की क्वालिटी खराब हो जाएगी। एयर पॉल्यूशन, माइनिंग से जो धूल कण निकलते हैं वो हवा को पॉल्यूट कर देते हैं। वाटर पोल्यूशन भी, माइनिंग पे जो गंदे केमिकल्स और गंदे कीचड़, गंदी चीजें जब पानी में मिलती है तो उस पानी को भी पॉल्यूट कर देंगे। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब समझ लीजिए पेड़ पौधा है, वहीं पे नीचे अगर हमें लैंड के अंदर कोयला मिल रहा है तो पहले तो हम पेड़ों को साफ करते हैं, उसके बाद माइनिंग करते हैं। तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन भी माइनिंग का एक कारण बन जाता है। इकोलॉजी का डिसबैलेंस हो जाता है। इकोलॉजी का डिसबैलेंस का मतलब क्या होता है, एयर पॉल्यूट हो गया, वाटर पॉल्यूट हो गया, पेड़ पौधे आप काट ही दे रहे हैं, लैंड को खोद दे रहे हो तो सॉइल रिसोर्सेज चला गया, लैंड भी खराब हो गया। इसके कारण मतलब इकोलॉजिकली डिसबैलेंस हो जाती है चीजें। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करेंगे, हमें मिनरल्स को बचाना है, पर क्वेश्चन देखिए क्यों क्यों बचाना है। तो सबसे बेसिक इसका आंसर होगा कि मिनरल्स आर नॉन रेन्यूएबल, इट कांट बी renewed like solar energy, wind energy and etc, so it has limited stock or limited reserve. दैट इज द बेसिक रीजन। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो हमें पहले तो मिनरल्स को बहुत ही वाइजली, बहुत ही बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना होगा। रिसाइकलिंग मेटल, जो मेटल रिसाइकल हो सकते हैं, हम बहुत सारे अमूमन मेटल को फेंक देते हैं, कोई भी खराब हो गया मेटल तो उसको हम रिसाइकलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज सब्सटीट्यूट, जैसे कि भारत सरकार ने एक नियम निकाली ताकि पेट्रोल में 80% क्या होंगे पेट्रोल और 20% होंगे इथेनॉल। ठीक है, तो हमने क्या किया, 100% पेट्रोल की जगह 20% यहाँ से कंजर्व कर दिया और इस पेट्रोल की जगह इथेनॉल का इस्तेमाल एज अ सब्स्टिट्यूट कर दिया। और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, ये सब सब्स्टिट्यूट है कन्वेंशनल एनर्जी की जगह को। अब इम्प्रूव टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करेंगे तो बायोगैस, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि एक नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। रिड्यूस वेस्टेज, वेस्टेज को कम से कम करने का काम करेंगे और किस तरीके से हम मिनरल से बचाया जा सकता है। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। मैंने ईवाईक्यूज कराया है तो उसके लिए क्वेश्चन लिया है, बाकी तो आप एक बार देख लीजिएगा जो क्वेश्चन पेपर है या ईवाईक्यू जरूर खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मिनरल्स क्या होता है। पहला क्लास इस चैप्टर का याद करिए, मैंने पढ़ाया था मिनरल्स क्या होता है। इट इज होमोजेनियसली या होमोजेनियस नेचुरली occurring substance which is in a fixed finite is a finite internal structure। ठीक है, जो होमोजेनियस है, ठीक है, सो दैट्स वेरी आखिरी का आज इनका इंटरनल स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला है, दो फेरस मिनरल्स के एग्जाम्पल आप देख सकते हो। फेरस मिनरल से क्या रहेगा, मैंगनीज और क्रोमाइट।
व्हाट इज कन्वेंशनल एनर्जी? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पुराने जमाने की एनर्जी हो गए हैं, उसमें आप जिसमें हम वो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर फॉसिल फ्यूल्स के लिए होता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। दे आर लिमिटेड इन स्लोप, दे आर द ओल्ड वर्जन ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन, ठीक है। और जो एयर को पॉल्यूट करते हैं, ये सब लिख सकते हैं। मतलब उसमें एक्सप्लेन द मोड ऑफ ऑकरेंस, मैंने आपको पढ़ाया था एक ईयर में बना मॉर्फिक का एक जगह ऑकरेंस बना जगह, फिर सेडिमेंट्री का एक जगह, फिर ओशन बेड और के वाटर पे जाने से और एयू में डिपॉजिट है। तो इसमें समझा जाएगा कि कैसे कैसे लोग कंपोजिशन मिनरल्स मिलते हैं, डिफरेंशिएटेड फेरस एंड नॉन फेरस। वो मेटल जो आयरन का बने हैं और वो मेटल जो आयरन का नहीं बने, उसके अंदर बताने हैं आपको। एक अंदर तो मैंने बता दिया, एक में आप एग्जाम्पल दीजिएगा। आयरन का क्या नाम है, बिना आयरन वाले का क्या नाम है। जैसे आयरन वाला ज्यादातर बैकबोन ऑफ अगर इंडस्ट्री होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होता है। नॉन फेरस हमारा जो है वो आपको फ्यूल में जलाने वाला आयरन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी, सीमेंट इंडस्ट्री में हो सकता है। यूज ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में जो आपका रहेगा मारीवा, ठीक है, चूना लाइमस्टोन, जिप्सम, ये सब सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह में माइकल जो है आपके डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप 5 मार्क्स में अगर आप मानोगे टाइप ऑफ मिनरल्स विद एग्जांपल, तो आप टाइप ऑफ मिनरल्स में मेटल, नॉन मेटल, मेटल मिनरल, फेरस, नॉन फेरस, सब जो मैंने अच्छे से बताया है, अगर आपने लिखा होगा तो आराम से यहाँ 5 मार्क्स पा सकते हैं। एक बोनस आपको टिप्स दूंगी, मैप प्लीज मैप बना के चीजों को बनाइएगा तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे चांसेस है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में आप इसी को एक्सप्लेन कर दीजिएगा अच्छे से अपने वर्ड्स में, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और आयरन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन पे आप पढ़िएगी। आयरन जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको बोला था आयरन ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले एरिया में है। तो आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझा के और उसको मैप पे समझा दीजिएगा, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा, बस वो बचेगा आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़िए, क्योंकि सोशल साइंस के लिए तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका एनसीईआरटी का कमांड होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको कल बोला था कि मैं आपकी लाइफ से रिगार्डिंग कुछ चीजें आपको बोलना चाहूंगी, तो आप समझिए, ठीक है। वो तो मुझे जब मैं लोगों को बोलती हूँ ना कि सोशल साइंस को अच्छे से पढ़िए, इसको हल्के में मत लीजिए या उसको बहुत इजी मत लीजिए, तो लोगों को लगता है अरे नाम तो ऐसे ही बोलती है, ऐसे साइंस में कैरी करना होगा। बट मैं आपको कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं मेरा 12 PCM से हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आई एम नॉट द स्टूडेंट जिसको सोशल साइंस शुरू से पसंद था। मुझे भी ऐसे ही साइंस हो गया, साइंस वाला साइंस सेंट्रिक थी मैं, मुझे फिजिक्स अच्छा लगता है, हिस्ट्री अच्छा लगता है। मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगी, मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं था, जो देखती हूँ ये सारी चीजें। तो मैंने 12 तक PCM किया था, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किया था। लेकिन गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान्स, ठीक है। और आप समझिए, जब मैं ग्रेजुएशन में मैंने हिस्ट्री किया, मुझे स्टार्टिंग के 6 महीने समझ में नहीं आते थे, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। पर धीरे धीरे आई हैव रियलाइज्ड कि साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सोशल साइंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर follow society, to know your society, to know your environment, your geography. Whenever you move, you travel to any places like आप पहाड़ चले गए, पठार चले गए, तो आप जब पढ़े रहेंगे ना सामाजिक विज्ञान, तो आपको समझ में आएगा अच्छा झरना कैसे आता है, नदियाँ कैसे बहती है, पहाड़ कैसे ऐसे सुंदर से पहाड़ कैसे बन गए, फोल्ड माउंटेन क्या होता है, रॉक माउंटेन क्या होता है, ठीक है। या अब ऐसे चीजें है कि ये जो एनिमल स्पीसीज है ये इतना रेयर है, या फिर ये आपका नॉर्मल स्पीसीज में आता है। फिर आप हिस्ट्री में कोई मॉन्यूमेंट्स घूमने चले, जैसे मैं दिल्ली में थी और मैं दिल्ली में बहुत जगह घूमी, तो कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट किसने बनाया, किस चीज से बनाया, उस समय शासक कौन था। तो जो भी आपके सामाजिक विज्ञान की चीजें, पॉलिटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है, राजनीति आपको समझ में भी आएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा सरकार कैसे बनती है, लोगों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए,
तो राइट कैसे बने, संविधान कैसे बने, आजादी कैसे लड़ा गया, हमारा राइट कैसे रहा गया, हमारा संविधान क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है। और इकोनॉमी में तो और इम्पोर्टेंट है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हम किसी भी चीज का जीएसटी पे करते हैं। हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट वाले सर्विस टैक्स हमसे लेते हैं, हम कोई भी सामान खरीदते हैं उसका हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, पर हमें नहीं पता इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, मनी कैसे फ्लो करती है, मनी को हम आए दिन हम मनी को सेव कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, और इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। ठीक है, तो आप समझिए क्या आप जो समाज में रह रहे हैं ना, आप भले आप बेहतर तरीके से साइंस या मैथ्स को इम्प्लीमेंट ना कर पाए, बट अगर आपने सामाजिक विज्ञान अच्छे से पढ़ा है तो आप समाज में इतने प्रॉपर तरीके से रह पाएंगे ना। मैं आपको बता रही हूँ, आपको समाज समझने में, सोसाइटी समझने में मजा आ जाएगा। शिक्षण लोग ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं, ये ऐसा क्या है, ये ऐसा क्यों दिखता है, ये सारी चीजों का जवाब मिलेगा आपको। तो गॉड मैं आपको बता रही हूँ। और सबसे मेजर चीज, अगर आप कल को जनरल कॉम्पिटिशन में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पार्ट करेंगे ना, जैसे सिविल सर्वेंट हो गया या पीसीएस का एग्जाम हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी हायर ए ग्रेड पोस्ट लीजिए, सबसे ज्यादा सोशल साइंस का वेटेज मिलता है। तो मार्क माई वर्ड, गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू एवरी सब्जेक्ट, इवन सोशल साइंस ऑल्सो। अगर आप बहुत मेहनत करेंगे ना तो आपको वहाँ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इस साइड मेहनत करना ज्यादा प्रेफर करिए एज कम्पेयर टू उस साइड में। ठीक है, तो आई थिंक ज्ञान की आज बातें बहुत हो गई। कल हम ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।